हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज। ये देखिए, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज। और ये बाहुबली सीरीज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो भी 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एमसीक्यू आए हैं वो सारे कवर मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट सारे ले लूंगा और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी इसमें दूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सके। तो आप अगर इस वीडियो को फॉलो करते हैं, ये बाहुबली सीरीज को फॉलो करते हैं एमसीक्यू की, तो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस एमसीक्यू की मिलेगी। हर तरह के एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। और जबरदस्त आसान एक्सप्लेनेशन जो मैं करता आया हूं फिजिक्स में, वो करता रहूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एमसीक्यू बाहुबली सीरीज, तो ये रही एक पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज। और क्या इसमें खास बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, जहां पर सभी तरह की सीरीज चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलती हैं। जो चाहे वो देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, वन शॉट वीडियो है, चैप्टर के नाम है, जिस पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ये पीवाईक्यू सीरीज है, ये डेरिवेशन की सीरीज है। यहां पर आपको एमसीक्यू की सीरीज ये जो चल रही है, इसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा यहां पर। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, ये प्योर गोल्ड सीरीज है। और ये तो फोटोग्राफ लगी, जब इसको स्क्रॉल करेंगे साइडवेज अप एंड डाउन, तो आपको और सारी सीरीज दिखेंगी। जो इच्छा हो, जो आपकी जरूरत हो, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे फायदा ये भी रहता है कि कई बच्चे जैसे वन शॉट देख रहे हैं और उनको लगा कि सर मैं रे ऑप्टिक्स का वन शॉट देख रहा हूं, इसका पीवाईक्यूज भी अगर आप बना देते तो बड़ा अच्छा है। अब मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू बना रखा, उनको यहां से दिख जाएगा, तो क्लिक करके देख सकते हैं, समय बचेगा और उनको फायदा होगा। उन्होंने कहा सर इसका एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाता, वो भी यहां पे दिख रहा है। आपने क्लिक किया और देख लिया, तो आपके लिए जबरदस्त फायदा है। एक ही जगह ऑल वीडियो लाइब्रेरी में आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। अच्छा, इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे? तो दो तरीके। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आ जाइए और यहां पर आपको ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक कर दें बेटा। तो ऐसे कुछ लिंक्स खिलेंगे, पहले वाले को क्लिक करेंगे ऑल वीडियो लेक्चर्स को, तो इस लाइब्रेरी पे लैंड अप कर जाएंगे। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक लगा दूंगा। जैसे इस वीडियो के बाद ही आप कोई दूसरी सीरीज देखना चाहें, वन शॉट है, पीवाईक्यू कुछ भी है, तो तुरंत आप वहीं क्लिक करके देख लें, आपको होम पेज पे न जाना पड़े। तो आप दो तरीके से यहां पहुंच सकते हैं, एक तो होम पेज के माध्यम से, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा होगा उससे। फायदा क्या है ऑल वीडियो लाइब्रेरी का, कि आपका कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, और जो जो सीरीज आपके लिए आ रही हैं सब एक जगह आपको मिल जाएंगी। तो आपको पता रहेगा अरविंद सर आपकी मदद के लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ा आसान होता है नोट्स बनाने में, और बनाना भी चाहिए। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी। आपके लिए बहुत ही दो धमाकेदार कोर्सेज हैं। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जैसा आप जानते हैं कि जब भी आप बोर्ड की तैयारी करते हैं, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि वही तो ट्रेंड बताता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हैं फिजिक्स की ही बुकलेट लेने कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, वो किताबी 300-400 रुपए की आपको पड़ती है। हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10 साल के जो फुली सॉल्व्ड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक जगह कर दिए हैं, और 12th पीसीएम या 12th पीसी जस्ट आपको 299 रुपीज में ही मिल जाएगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फुली सॉल्व्ड आपको आराम से मिल जाएगा 299 में, और लेकर आप शानदार पढ़ाई कर लीजिए। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना इसके तो कंप्लीट पढ़ाई होएगी नहीं। दूसरी बात, एक जबरदस्त कोर्स और है, ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक है ऑल इन वन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं।
PCMB। इसके अंदर जिस भी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे, चाहे वो MCQ हो, केस स्टडी हो, असर्शन रीजनिंग हो, वेरी शॉर्ट टाइप हो, शॉर्ट टाइप 1 हो, शॉर्ट टाइप 2 हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे भर भर के प्रैक्टिस के लिए। हजारों MCQ मिलेंगे, 200-250 केस स्टडी मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, असर्शन रीजनिंग मिलेंगी, केस स्टडी मिलेगी और सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को लेकर जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अपनी लेने के बाद, लगाने के बाद निश्चिंत हो जाएं कि 95% आने की पूरी गुंजाइश अपनी बन गई है। और ये चारों सब्जेक्ट PCMB आपको जस्ट 699 के अंदर ही मिल जाएगा, जबकि बाजार में आप एक लेने जाएंगे फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक तो इतना मटेरियल नहीं मिलेगा एक तो, और दूसरा 750 से 800 रुपए की एक किताब पढ़ रही होगी आपको। यहां चारों सब्जेक्ट आपको 699 में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन PYQs और क्वेश्चन बैंक को लेने के लिए, वो कहां से ले सकते हैं? वो अरविंद एकेडमी ऐप से ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप चले जाएं और स्टोर सेक्शन में जाकर आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस पर्पस से ये वीडियो बन रहा है तो करते हैं शुरू। तो बच्चों हम लोग MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं, MCQ बाहुबली सीरीज। इसके अंदर आपको जबरदस्त तरीके से MCQ सॉल्व करने का मौका मिलेगा। NCERT एग्जाम्पलर के भी MCQ इसके अंदर इंक्लूड किए हैं और साथ साथ आपसे जैसी बात हुई। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मैं इसको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। 2023 का ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फॉलोइंग फिगर के अंदर आपका करेक्ट रिलेशन क्या है? तो इसके अंदर देखिए क्या है कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है। ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे बना रखा है इन्होंने, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या चीज समझ में आ गई कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ये जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लिखते थे K या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 इंटू Q2 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब आप सोचेंगे Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 कहां से टपक पड़ा? इसलिए टपक पड़ा, देखिए मैं इसको गहराई से समझाता हूं आपको। दो चार्ज आप जब लेते हैं Q1 Q2 और यहां पर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं Q1 Q2, 3 कॉलम बना लीजिए। तो Q1 हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस हो। मान लीजिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। यही 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि एक चार्ज या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये प्लस माइनस हो सकता है, ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस हो सकता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखते हैं। प्लस इंटू प्लस Q1 Q2 है ना, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ग्रेटर देन 0। मतलब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पर प्लस इंटू माइनस करोगे तो जैसे +3 इंटू -2 तो -6 आता है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी। देख पा रहे हो ना? प्लस जैसे ये कर दो, मैं समझा रहा हूं, +3 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो आंसर तो -6 से लेस देन 0। एक प्लस दूसरा माइनस, तो -6 आ गया, लेस देन 0 हो गया। इसी तरह यहां देखो माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये भी लेस देन 0 मिल जाएगा कि भाई यहां पर आपने -3 और +2 कर दिया, अगेन -6 लेस देन 0। और माइनस इंटू माइनस कितना होता है? अगेन प्लस। -3 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +6 आता है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब हमको ये पता है कि जो अपोजिट अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस कहां मिल रहे हैं? ये देखिए इन दोनों चीजों में अनलाइक चार्जेस मिल रहे हैं। ये एक ऐसे चार्जेस हैं अनलाइक, मैं बिल्कुल गहराई से समझा रहा हूं। यही तो अट्रैक्शन पैदा करेंगे और इन दोनों के लिए Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है। तो कहीं भी आए इस तरह का मामला तो आप यहां पर, मैं अगली स्लाइड कर देता हूं, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्स है।
इसको आगे याद भी कर लीजिए, क्योंकि इतना बार बार कहां समझेंगे। ये आपस में रिपल्सिव फोर्स है, और Q1 इंटू Q2 अगर लेस देन 0 है तो बेटा ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे निकला, सब मैंने एक एक बखिया उधेड़ दी। अब इसकी बेसिस पर आप इस सवाल का आंसर बड़े आराम से कर सकते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स था तो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। ये बात पकड़ के रखिए, मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लाता हूं, पूरे सरल भाषा में गहराई के साथ हम लोग समझेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये रही सेकंड स्लाइड जो मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल की है, इसको भी आप नोट कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, ये भी 2023 का सवाल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर is placed at an angle of 30 degree with an electric field 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बड़ी अच्छी बात है। If the dipole experiences a torque, और टॉर्क इन्होंने दे रखा है जो है 8 into 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। The magnitude of either charge of the dipole, डाइपोल पे कितना चार्ज है इसकी चर्चा करने को बोल रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है PE sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। अब टॉर्क यहां दे रखा है 2 इंटू टॉर्क दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -3। ये वैल्यू यहां फिट कर दीजिए, P अभी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन थीटा में साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री आप जानते हैं हाफ वैल्यू होती है। यहां से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो यू विल गेट P 8 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कूलम मीटर। कूलम मीटर, ये P की वैल्यू आ गई। P आपने फाइंड कर लिया है। कह रहा है कि भैया हमको तो चार्ज बताओ। अब आप ये भी जानते हैं P होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, 2L लिख देते हैं नॉर्मली सेपरेशन। तो P हमको मालूम है 8 इंटू 10 की पावर -8, Q निकालना है, और सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है दो चार्जेस के बीच में, तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो 2 लिखा इंटू 10 की पावर -2 लिखा। अब यहां Q निकाल लो, तो Q निकालोगे तो आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ये आपका देखिए आंसर आ गया है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया, ए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में तो आया ही आया है, अलग से ये 3 नंबर का सवाल चला है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और मैंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया। 2 फॉर्मूले यहां पर आपको आने चाहिए, जो उम्मीद करता हूं आते ही होंगे। टॉर्क वाला P sin थीटा, और दूसरा फॉर्मूला ये लगा है जो बहुत ही बेसिक है। दोनों आपको से जान पहचान होनी चाहिए। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, MCQ बाहुबली सीरीज। तो नंबर 3 क्वेश्चन है, लिखा है ए निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X, एक X ऑब्जेक्ट है जो कि निगेटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इज रिपल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y, और ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट Y है, इससे रिपल्शन होता है। इसमें अगर रिपल्शन है तो जानते हैं कि लाइक चार्जेस होने चाहिए एक जैसे। अगर ये निगेटिव है तो Y क्या हो गया, Y मस्ट बी निगेटिव। तो ये हमने यहां से रेफरेंस निकाला कि भैया Y हमारा निगेटिव ही होगा, तभी ये रिपल्शन मिलेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। However, an object Z is attracted to object Y। अब एक ऑब्जेक्ट हम लेके आए जो Z के पास आप रख रहे हैं, तो अट्रैक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये निगेटिवली चार्ज था ही। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट Z। Z का पॉसिबिलिटी बताइए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिवली चार्ज ओनली,
तो ये पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही, हो सकता ही है, क्योंकि अट्रैक्शन है तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन साथ में लिखा है ओनली, इसलिए अभी मामला गड़बड़ा गया। अभी मैं समझाता हूं। दूसरा, निगेटिव चार्ज ओनली, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये निगेटिव निगेटिव होता तो रिपल्शन होता है, तो हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या पॉसिबिलिटी है नंबर सी कि न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज है, यही इसका सही आंसर है। देखो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो। अब आप सोचेंगे भाई एक निगेटिव क्वांटिटी, निगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल को क्या अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका आंसर है जी हां, अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? ये निगेटिव वाला इसके पास जब रखा होगा तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके प्लस वाले इसकी तरफ आ जाते हैं ड्यू टू पोलैरिटी या इंडक्शन कह लीजिए, और निगेटिव वाले दूर चले जाते हैं। इस वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे ड्राई वो कॉम्ब जो रहता है, कंघा, उसको रगड़ते हैं ड्राई कॉम्ब बालों में, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो कॉम्ब होता है, कंघा, भाई इस पे तो मान लीजिए आपने अपने सूखे बालों पे रगड़ा है, तो मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज आ गया, सपोज करें, तो यहां पर ये जो कागज का टुकड़ा है ये तो न्यूट्रल है ना, फिर भी इसको खींच ले रहा है। कैसे खींच ले रहा है? अगर इस पे प्लस है तो निगेटिव यहां आ गया, प्लस यहां आ गया, और इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये न्यूट्रल है अभी। बात समझ में आ रही है ना? यानी एक चार्ज क्वांटिटी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ खींच सकती है। इससे ये रेफरेंस कमाल का निकला है। इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है जेड वाले की, वो क्या है कि या तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, या ये हो सकता है न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस जेड कैन बी या तो आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये इसका आंसर रहा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस सवाल में, और इस वजह से इसका आंसर बेटा यहीं पे लिख देता हूं, आंसर विल बिकम सी। और मैंने सारी बातें देखिए एग्जाम्पल देके समझा दी, जिससे कंफ्यूजन ना रह जाए। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब मोहब्बत से एकदम से सुनते रहें मेरी बात। खैर हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए, तीसरा वाला हम लोगों ने बड़े ही शानदार तरीके से कर लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस 4 में देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या लिखी है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेस्ड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम चार्ज विथ चार्जेस +3e +5e -3e। 3 हैं स्फीयर्स, उनमें ये चार्ज पाए गए। उसके बाद क्या है? ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। तो ये तीनों भाई साहब पहले तो एक दूसरे से टच में लाए गए हैं। एक में चार्ज कितना था? +3e, दूसरे में कितना था? +5e, और एक में था -3e। ये तीनों मान लीजिए आपस में टच कराए गए मोमेंट के मोमेंटरली, और उसके बाद अलग हो गए हैं। और ये इसके बाद ये मान लीजिए ए था, ये मान लीजिए बी था, ये मान लीजिए सी था, फिर ए बी सी, ये देखिए तीनों अलग हो गए। सवाल आपकी समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग और पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स। यहां पे जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस अब मिलेंगे तीनों टच करने के बाद, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगना ही लगना है, क्योंकि चार्ज कहीं जा नहीं रहा, कहीं से आ नहीं रहा है। तो यहां पर टोटल नेट चार्ज कितना है बेटा? +3e +5e और -3e। अब इसको आपने जोड़ा तो +5e का नेट चार्ज आपको मिला Q। तो इन तीनों पर भी Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +5e। तो यहां पर कंजर्वेशन के हिसाब से अब भी इसकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू होनी चाहिए +5e के बराबर। तो चलिए इस पैरामीटर पे हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन +5e दे रहा है। तो पहले वाले में देखिए, इसको जोड़ोगे तो 5 5 10, और 10 में से 4 गया तो 6, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको तो 5 ही चाहिए। तो पहला वाला गलत हो गया।
बात पकड़ में आ रही होगी ना, 5 नहीं आया जोड़ने पर, इनको जोड़ लो तो 6 6 12, 12 में 7 गए 5, ये पॉसिबिलिटी है और ये है ही, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा इसमें आ जाइए, इसमें भी आपने जोड़ा तो 5 3 8 9, ये भी आ गया कितना +5e, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, तो 5.5e का चार्ज या 3.5e का चार्ज नहीं मिल सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा था, Q = NE, तो किसी पर भी जो चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी आंसर भी गलत है। और डी वाले में जोड़ा हमने तो 7 और 5 12 में से 8 गया, 4 ही आया, जो कि गलत है। तो यानी आंसर क्या रहा हमारा? बी। और किस लॉजिक के तहत हम लोगों ने बी निकाला है? यहां पर 2 फंडे लगे हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन 2 कॉन्सेप्ट की मदद से हमने इसका आंसर किया है और उम्मीद है आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से गहराई से सरल भाषा में समझ गए होंगे। तो मैं हटता हूं, पॉज करके इसको नोट कर डालें और अगला क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लेके आता हूं। आप इसको नोट कर पाए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, MCQ बाहुबली सीरीज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कई बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, छोटी छोटी, जिसे आप बोलते हैं सिल्ली मिस्टेक। वो सिल्ली मिस्टेक ना हो इसलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सवाल में पॉज करके ट्राई कीजिए आप, देखिए गलती तो नहीं हो रही कहीं आपसे एक झटके में। खैर, तो एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम and gains this one number of electrons, the net charge on the object becomes, net charge object पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कोई भी मान लीजिए गोला है, इस पे ऑलरेडी +1 कूलम का चार्ज है बाबा, गोले का नाम दे देते हैं A, इस पे ऑलरेडी +1 कूलम का चार्ज है, फिर अपने आपने इतने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5 चमक रहा है, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज आता है, तो कितना चार्ज इसके ऊपर माइनस का आया, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Q = -NE। माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, तो माइनस लिखा और 5 × 10⁻18 और एक इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, -0.8 कूलम आ गया। तो नेट चार्ज क्या रहा इस पर? इसको मैं इसको मैं Q1 लिख देता हूं पहले वाले को, उसको Q2। तो Q कितना रहा? Q1 जो पहले था और अब जो मिला, तो Q1 इज 1 कूलम और ये रहा 0.8 कूलम और इसका आंसर आ गया 0.2 कूलम। यहीं पर गलती बच्चे करेंगे कि इस 1 वाले को भूल जाएंगे झटके में, क्योंकि तेजी में बहुत रहते हैं, आप भूल जाएंगे और गलत हो जाए, फिर कहेंगे सिली मिस्टेक हो गई। तो ये मिस्टेक नहीं है, ये हड़बड़ी की या क्वेश्चन को ठीक से ना समझने की मिस्टेक है, इसको सिली मिस्टेक ना बोलिए। तो 0.2 कूलम जो कि हो जाता है आंसर डी। तो ये देखिए आंसर इसका डी हो गया और मैंने प्यार से एक एक चीज को फोड़ के तोड़ के समझा मारा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको पॉज कर लें, आप पॉज करके नोट कर लें, मतलब मेरे ख्याल से आप इसको पॉज किया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं पूरी गहराई से समझते हुए। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग सवाल। 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो देखिए Q0 ओरिजिन पर है, मैं लाल कलर ले लूं तो मस्त लगेगा यहां के लिए। ये Q0 इधर है और Q यहां पर प्लेस्ड है और एक -Q यहां पर प्लेस्ड है। ये देखिए -Q है इधर और ये +Q था, मैंने हाथ से लिख दिया जैसे थोड़ा सा और उछल के दिखे। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट O
इस Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमको निकालना है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और Q नॉट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन का फोर्स आएगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा रिपल्शन का F, और इसको नाम अगर देना चाहें A तो FA लिख देते हैं। इस वाले को A मान ले रहे हैं, ये जो लगा रहा है, और ये B वाला निगेटिव है तो प्लस में निगेटिव अपनी तरफ लगाता है, तो दिस फोर्स विल बिकम FB। देख पा रहे हैं दोनों फोर्स इक्वल हैं यहां पर। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि फोर्स, अगर आप लिखें फोर्स की वैल्यू, मैं इधर लिखता हूं, कलर को बदल लेता हूं जिससे आपको दिखाई पड़े। देखिए FA की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q नॉट अपॉन बीच का डिस्टेंस विच इज A स्क्वायर, ये इसका बेटा मैग्नीट्यूड हो गया FA। बड़ी आसान सी बात है। और FB निकालें तो कूलम्ब्स कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो Q इंटू Q नॉट, और ये प्लस माइनस तो अट्रैक्शन डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो इतने ही जो लिखा है, और अगेन बीच का डिस्टेंस क्या रहा A स्क्वायर। दोनों देखिए सेम वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की ना। इसको चाहो तो कह दो कि ये F के बराबर है, जिससे कैलकुलेशन में हमें आसानी मिले। दोनों सेम वैल्यू हैं। अब ये दोनों फोर्सेस जो O पर लग रहे हैं, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए सिंपली FA प्लस FB नहीं कर पाएंगे, वेक्टोरली जोड़ना पड़ेगा। मतलब इनके बीच का जो अगर एंगल 90 है, अगर क्या है ही, तो हमारा रिजल्टेंट F क्या रहेगा, F नेट, वो वैल्यू हो जाएगी √FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों 90 पर हैं और दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, तो उसको F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर लिख सकते हो। ये वैल्यू F√2 आ जाएगी, और F की वैल्यू ऊपर से कॉपी पेस्ट हम लोग कर देते हैं, तो Q इंटू Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, और ये रहा √2, यही आपका आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन मिल रहा है C नंबर। ध्यान से देखिए, 0 होगा नहीं, यहाँ √2 होना चाहिए, गड़बड़ है, ये √2 मिल गया, वहां पर 1/√2 है। इस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग सवाल आप कर पाएंगे, और ऐसे सवाल करना सीखेंगे तो पूरे नंबर आने ही आने। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो कि ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 करेंगे, बिल्कुल समझते हुए, गहराई से समझते हुए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, लकी 7। एक गेम हुआ करता था लकी 7 का, हम लोग जब फेट लगाते थे अपने स्कूल में क्लास 12th 11th में, तो फेट समझते हैं ना, आपके यहाँ भी लगती होगी, तो उसमें हम लोग स्टॉल लगाते थे लकी 7 का परमिशन लेके, और बड़ी कमाई 100 200 400 रुपए उस समय मिल जाते थे, क्योंकि लकी 7 में आप जानते हैं ना, 3 बना देते हैं, 7 नंबर बीच में, 7 से ऊपर वाला 2 पासे फेंकते हैं और 7 से नीचे वाले, तो जिसका 7 आ जाएगा उसके पैसे डबल या ट्रिपल, और बाकी के पैसे आपकी जेब में। तो ये गेम था, ये इसको जुआ समझ के मत समझ लीजिएगा, परमिशन स्कूल वाले देते थे कि आप लकी 7 खिलवा सकते हैं ना, ठीक। और पेरेंट्स आते थे, वो खेलते भी बड़े चाव से थे। अब लकी 7 जैसा स्टॉल लगता है नहीं लगता है, मेरे को ध्यान ज़्यादा नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। खैर, तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इस सवाल पर 4 ऑब्जेक्ट्स WXYZ, देख लेते हैं कहाँ है, कलर को बदल लेंगे रेड के आसपास का। तो ये रहा WX, और ये क्या है, Y है साहब, और Z सुरक्षा मिली इनको, Z है, 4 लोग हो गए। ईच विथ चार्ज प्लस Q, सब पे प्लस Q चार्ज है, मैं बना नहीं रहा हूं लेकिन ज्यादा भसड़ हो जाएगी इसमें। आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D, ये जो स्क्वायर है इसका D एक एज है या आर्म है, एज शोन इन द फिगर, ये देखे दिखाया हुआ है। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट्स, ये जो X और Z हैं, X और Z ये मिड पॉइंट्स पर है। मिड पॉइंट्स का मतलब ये डिस्टेंस बेटा D/2 है, और ये डिस्टेंस भी इसी तरीके से D/2 है। यहां भी ऐसा ही कहानी D/2 है, आप समझदार हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन द ऑब्जेक्ट X, ये जो W वाले भाई साहब है, ये X पर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, F, यही है ना, हाँ जी, F।
बढ़िया, अच्छा सवाल है ना। फिर पूछ रहे हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। ये भाई साहब इस पर कितना फोर्स लगावेंगे ये निकालना है हमको। बहुत आराम से निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले जो कंडीशन है कि W वाले X पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू F दे रखी है। तो अब मैं कलर कर लेता हूं यहां चेंज, जिससे ब्लैक पे लिखूं तो आपको दिखाई पड़े। तो फोर्स बिटवीन W एंड X जो कि F दे रखा था, उसकी F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K Q1 Q2, और दोनों पे चार्जेस कितने थे यहां Q, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना है D/2 का होल स्क्वायर, ये रहा। अब ये 2 को 4 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ तो वो वैल्यू हो गई 4K क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और F ये गिवन क्वांटिटी है, ये सवाल के अंदर हमको दे रखी थी। बड़ी सुंदर बात है। अब इसके बाद इस पे आ जाओ, W वाला Z पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स बिटवीन W एंड Z, मैं बिटवीन W Z क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप जानते ही कि एक्शन रिएक्शन पैर हो तो W वाला Z पे जो फोर्स लगाएगा उतना ही Z वाला W पर फोर्स लगाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला लगाने गए, मान लीजिए इसको लिख दिया F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो नहीं था, और बीच का R स्क्वायर, ये इस इतने का स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, देखिए झट से कर लेते हैं, बड़ा सरल है। ये D है और ये D/2 है, पाइथागोरस लगा दो, 90 डिग्री है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी WZ के बीच की वैल्यू √D स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। देख पाए होंगे आप। और इस वैल्यू को मैं यहां पर कैलकुलेट यहां पर कर देता हूं, कलर को बदल लूं, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये D स्क्वायर है और ये D/2 का होल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 1 5 आ गया रूट में, तो इसको लिख दोगे 5D स्क्वायर अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर होना है इसलिए रूट हटा नहीं रहा हूं मैं यहाँ। अब यहीं पर आप लिख दीजिए, चलिए इसी कलर से लिख देते हैं 5D स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और अब ये वैल्यू F डैश कितनी बन गई, यहां पर ये रूट हट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/5 K क्यू स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से। अब ये जो वैल्यू थी यहां पर, इतनी वैल्यू 4K क्यू स्क्वायर D स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर से आपने F रख दी, तो ये क्या वैल्यू हो गई 1/5 F, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये देखिए सवाल कितना आराम से हो गया, लेकिन शांति से प्यार से सोच सोच के करेंगे तो समझ गए, आप फटाफट लगाते रहिए। ऐसे ही सवाल देखिए, बढ़िया सवाल, ये MCQ के अच्छे सवाल माने जाते हैं, और आपके ये एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं तो अच्छे बुरे का प्रश्न ही खत्म है जब पेपर में ही आ गए तो अच्छे ही होंगे भाई, है ना। खैर, इसको आप नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 7। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। आप इसको नोट कर पाए होंगे, पॉज करके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन। अब ये आपको समझाने के लिए अगर मैं बनाऊं तो कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, ये XY प्लेन ले लेते हैं और ये ले लेते हैं Z, और XY प्लेन के पैरेलल है और Z बराबर A पे, तो ये Z वाला एक्सेस है, Z बराबर A यहां आ जाएगा, और ये इसके पैरेलल है। तो ये आप समझ लीजिएगा, यहां पे जो शीट है ना वो इसके पैरेलल, ऐसे मैं डायग्राम अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ऐसे पैरेलल दिख रही है आपको शीट, क्योंकि XY प्लेन के पैरेलल है, ऐसे यहां पर ऐसे रखा हुआ है प्लेन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है वेक्टर के फॉर्म में CZ²
के कैप। के कैप का मतलब क्या है? पॉजिटिव z डायरेक्शन में डायरेक्शन हो गया, c एक कांस्टेंट है, और z का मतलब जितना डिस्टेंस आप आगे जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो z बराबर a रखोगे तो यहां पर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। बड़ा ही आसान सवाल, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट एस होता है सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया पकड़ लीजिए, ये क्या था? स्क्वायर शीट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए स्क्वायर। शीट का मैग्नीट्यूड भाई, ए इसकी एक साइड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ए स्क्वायर। और आप जानते हैं एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कितना लिख देंगे आप? एरिया वेक्टर लिख देंगे आप ए स्क्वायर इंटू के कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर होगा? इस शीट के परपेंडिकुलर। तो इस शीट के परपेंडिकुलर z की ही डायरेक्शन में के, तो हमने एरिया को ए स्क्वायर के कैप के फॉर्म में वेक्टोरली रिप्रेजेंट कर दिया। यहीं पर बच्चे गलती करेंगे, तो मैं यहां आपको लिख रहा हूं जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये एरिया वेक्टर है जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर इंटू के कैप लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे अगर इसको नहीं लिखेंगे तो सवाल फंस जाएगा या गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर है, और जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी पॉजिटिव z डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हमने ले ली है। अब यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सी जेड स्क्वायर इंटू के कैप, और डॉट प्रोडक्ट है ये वेक्टर का, इससे आपने लिया ए स्क्वायर इंटू के कैप। तो फाई की वैल्यू यहां क्या मिल जाएगी? देखिए ये के डॉट के कितना होता है? 1, ठीक, स्केलर प्रोडक्ट में, तो सी जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये कहां पर लेनी है? z बराबर a पर, तो पुट कर दीजिए z बराबर a। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? इस z की जगह आप a स्क्वायर लिख बैठे, और ये वैल्यू हो गई सी ए की पावर 4, और यही आपका आंसर आ गया। और इसके हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर इस एरिया फॉर्मेट में ये नहीं लिखे आप तो ये सवाल आपको मतलब बनेगा नहीं फिर। मैंने प्यार से धीरे धीरे एक एक स्टेप फोड़ के समझा रहा हूं। अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, सीखने की इच्छा है, तो भी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का आपके सामने लेके आता हूं। तो मैं हट गया हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे पॉज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इसमें देखिए क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस l इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? वहां ये रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर जो आपका डाइपोल है वो डाइपोल मोमेंट, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। ये दोनों डायरेक्शन एक ही दिशा में होने चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ पी एंड डायरेक्शन ऑफ ई मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में थीटा इस समय कितना है? 0 डिग्री। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, बात समझ में आई होगी। और इनके बीच का डिस्टेंस जहां तक L बोला है, ये सेपरेशन है, ये कहानी है। समझ में आ गई बात? तो ये जानकारी दी है क्वेश्चन ने अपनी तरफ से कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो खट से हम समझ गए कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। डाइपोल का एंगल किससे लेते हैं? इसके डाइपोल मोमेंट से। बड़ी अच्छी बात है। आगे बोल रहा है द ई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू लिख लेते। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यानी अगर डॉट प्रोडक्ट को हटा के सिंपल मैग्नीट्यूड लिखें आएगा ही, तो पी ई कॉस थीटा, ये है क्या, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और थीटा यहां पर है 0, तो ये वैल्यू क्या लिख दोगे, माइनस पी ई कॉस 0, यानी माइनस पी ई। और P कितने के बराबर होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कितनी आप, माइनस Q इंटू एल इंटू ई। ये यहां पर आपका आंसर आ गया। कई किताबों में झटके में इसको -2QLE लिखा है, जो कि गलत है। ये जो डाइपोल होता है ना, इसके बीच का डिस्टेंस अगर 2L लोगे तो 2L लिखोगे, और बीच का अगर इसके सेपरेशन L है तो P क्या लिखोगे, Q इंटू L। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा -QLE, और ये ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो यहां से आपसे आंसर जो आया वो आंसर आया सी। और कैसे आया मैंने समझाया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, वो अगर L माना है तो L लिखो, 2L माना है तो 2L लिखो, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। बात पकड़ पाए होंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे जो कि हो जाएगा 10वां नंबर सवाल। तो इसको आप प्यार से नोट कर पाए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आए हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। अब ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मैं ऐसे बना देता हूं। ये कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पे डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर रेयरर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये समान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ई दिखा दिया ऐसे। अब यहां पर एक डाइपोल रख लेते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने डाइपोल रख दिया, -Q और +Q, ये डाइपोल रख दिया गया, बीच का डिस्टेंस L to L जो मानना है मान लो। अब ये कह रहा है कि फोर्स और टॉर्क के बारे में बताना है कि फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, टॉर्क लग रहा है नहीं लग रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो ये E मैं छोड़ देता हूं, यहां पर आप जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, F बराबर Q इंटू E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, E1, तो फोर्स इज F1 इज इक्वल टू QE1। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मान लीजिए तो फोर्स लग गया Q इंटू E2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फर्क है, अलग अलग है। इसलिए इसका नेट रिजल्ट जब भी F1 प्लस F2 करोगे, जो कि विपरीत दिशाओं में मोटे तौर पे ले लें, तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा प्रेजेंट होगा, यानी नेट फोर्स तो लगना ही लगना है, क्योंकि F1 माइनस F2 कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो F1 बराबर F2 हो जाता है, इसलिए इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता, केवल टॉर्क लगता है। और टॉर्क तो लग ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। जो मान लीजिए, देखिए टॉर्क कैसे लगता है मामला, ये मान लीजिए 10 न्यूटन का है, आपको सिखा रहा हूं, और यहां पर ये फोर्स आ गया सपोज करिए 8 न्यूटन का, समझ पा रहे हैं। तो इसका नेट फोर्स कितना है, 10 माइनस 8 यानी 2 न्यूटन, और इसको दो भागों में ब्रेक कर लीजिए समझने के लिए, 8 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन वाला इससे बना लेता है पेयर, यानी टॉर्क जोड़ा 8 का 8 से, और 2 न्यूटन एडिशनल फोर्स है, तो ये नेट फोर्स है, और यहां पर ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, टॉर्क। तो टॉर्क विल ऑल्सो देयर एंड नेट फोर्स इज ऑल्सो देयर, तो बोथ आर प्रेजेंट। बहुत गहराई से मैंने समझाया है। तो टॉर्क और नेट फोर्स दोनों होंगे, इससे आंसर आ जाएगा ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, यानी आंसर इज सी। बातों को समझ पाए होंगे। जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वहां पर आपको नेट फोर्स एंड टॉर्क दोनों मिलने वाला है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय नेट फोर्स नहीं मिलेगा, नेट फोर्स विल बी 0, लेकिन टॉर्क विल बी देयर।
अगर यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है यहां, तो आपको मैंने बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश की है और आप निश्चित तौर पर समझ पाए होंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आप नोट कर पाए हैं। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। पूरा तसल्ली से सीखिए और कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। 11वें नंबर सवाल में लिखा, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। आपने पढ़ा है कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर होती है और इससे जाने वाला फ्लक्स, ये मैं क्या लिख रहा हूं, गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको पता है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि नेट जो फ्लक्स होता है वो जितना क्यू नेट इनसाइड होगा उसके बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या कह दिया, फ्लक्स 0 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स हमारा 0 है तो इससे हम क्या रिफर कर पाए, हम ये रिफर कर पाए कि इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए। नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस विल बी 0। तो यहां जो आंसर आ गया वो आ गया आंसर नंबर ए, कि नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नो नेट चार्ज का मतलब नेट चार्ज इज 0, क्यू इनसाइड 0। ये बाकी कुछ इन्फ्रेंस हम इससे और नहीं निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। आप बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स। अभी हम लोगों ने बात की थी, ये गॉसियन सरफेस है और यहां पर जो वैल्यू होती है वो गॉस लॉ ये बता गए हैं। इनसाइड एंड नेट दोनों बातें ध्यान रखें। तो ये किन चीजों पे डिपेंड कर गया फ्लक्स, कि नेट चार्ज इनसाइड कितना है और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस समय यहां पे फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट है। अगर कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम होता। तो ये फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो क्यू इनसाइड पर और फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो एप्सिलॉन जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक, इसको देखते हुए क्या आंसर रहा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी आंसर इज ए। ये ए आंसर आ गया। दोनों बातें मैंने समझाई कि किन किन चीजों पर ये डिपेंड करेगा, बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। साइज से इसका कोई लेना देना नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, क्लोज होना चाहिए। और नेट चार्ज इनक्लोज ओनली नहीं, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। एंड केवल परमिटिविटी ओनली, ये भी गलत है। तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। ये 12वां नंबर सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। पॉज करें और नोट कर लें। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं और यहां लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट ए डिस्टेंस r इज E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, E इज इक्वल टू k, चार्ज है 2q और डिस्टेंस कितना था r, तो विच इज r स्क्वायर। आप जानते हैं कि कहीं पर अगर 2q चार्ज रखा है उससे डिस्टेंस r पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, kq अपॉन आर स्क्वायर से। अब कह रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ये स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस आर है, विद टोटल चार्ज इस पे क्यू है, एट ए डिस्टेंस r/2। यहां से r/2 जो है, r काफी बड़ा है r से, तो यहां से लेंगे तो सपोज करिए यहां कहीं आप ये डिस्टेंस r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E' कह दीजिए पैदा हो रहा है, विल बी। अब यहां पर E' की हमें वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हैं कि यहां पर E' कितना हो जाएगा,
क्योंकि जब आउटसाइड द शेल आप होते हैं तो सारा चार्ज आप सेंटर पर केंद्रित या सेंट्रलाइज्ड मानते हैं, ऐसा इसका बिहेवियर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहां पर, के क्यू जो चार्ज था अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 4 ऊपर चला आएगा, 4kq अपॉन आर स्क्वायर। अब ये यहां पर आप निकालना चाहें E अपॉन ई डैश या ई डैश अपॉन ई, डिवाइड कर दीजिए चाहिए तो 4kq अपॉन आर स्क्वायर इंटू पलट के लिख देंगे ई को, तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2kq। और इसकी वैल्यू यहां क्या आ गई, आप देखिए आर स्क्वायर कट गया, kq कट गया, ये आ गया 2। तो ई डैश इज इक्वल टू 2e, और इसके हिसाब से आंसर आपका बन रहा है सी। ये देखिए सी वाला आंसर। इस तरह से सवाल हो जाएंगे। सवाल बड़े सरल हैं, बस आप शांति से पकड़ते चलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, पॉज करें, नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग करेंगे, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये 14 पे आ गए हम लोग। तो इसमें क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x बराबर 0 एंड x बराबर l। ये यहां पर y बनाने की जरूरत नहीं, केवल x की बात कर रहा है। तो ये x बराबर 0 ले लीजिए यहां, और यहां पर कितना चार्ज था, प्लस 8q। फिर x बराबर l पर चार्ज कितना है, माइनस 2q respectively. The point on the x-axis at which net electric field is 0 due to these charges. अब net electric field 0 देखिए कहाँ मिलेगा, और ऑप्शन में सारे प्लस दे रखे हैं। तो यहां पर अगर आप पॉइंट सोचेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लस वाला है इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको अगर मैं 2 मान लूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है E1 ऐसे, इससे दूर, और माइनस वाला अपनी तरफ है विच इज E2। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ही नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहां पर E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर अवे, और इस E2 माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना E2 इस डायरेक्शन में। तो यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसका आंसर, मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाए। इधर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वरना x की वैल्यू निगेटिव आएगी, जो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो वो छोड़ दीजिए वहां पर। इसकी चर्चा करते हैं। अब इस डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक का, ये कोई डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए r ले लिया, ये तो डिस्टेंस l था ही। अब यहां पर वैल्यू निकालते हैं कि ये पहले वाले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना, दूसरा वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं E1 बराबर E2 एट पॉइंट P। इस पॉइंट P कह देते हैं इसको, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E नेट जहां पर हमको मिलेगा कितना, 0 के बराबर। बात पकड़ में आ रही होगी। अब इसी बात को देखते हुए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा k यानी 1/4πε0 8q अपॉन बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, तो l प्लस आर हो गया। ये देखिए l प्लस आर, और यहां वैल्यू लिखी तो k, और चार्ज इसका है 2q, मैग्नीट्यूड बराबर कर रहे हैं हम लोग, और यहां से डिस्टेंस हो गई r स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू लिख दी, काट पीट के आंसर निकाल लो। अब यहां पर देखिए इस k से k चला गया, q से q चला गया, और ये 2 से काटोगे ये 4 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 4r स्क्वायर बराबर l प्लस r का होल स्क्वायर। रूट ले लीजिए तो 2r बराबर l प्लस r, तो ये r बराबर l आ गया। यहां पे मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि माइनस की तो गुंजाइश ही नहीं है,
प्लस ही आंसर होगा उधर जो हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो यहां पर r बराबर l, तो 0 से कितना डिस्टेंस है, 1l, तो ये था, ये भी l के बराबर आ गया, तो 2l। तो वैल्यू कितनी हो गई, p इज एट x बराबर l प्लस l विच इज इक्वल टू 2l फ्रॉम ओरिजिन, और इसके हिसाब से आपका आंसर आ गया C। ये आंसर हो गया। देखिए, इस तरह से प्यार से इन सवालों को कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, सारे आपके एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप इसको सीख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहां पर बातचीत को देखेंगे। देखिए, यहां पर एक लंबा सा सवाल है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान होता है ये। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ चार्ज Q एंड वेट mg, इस पे चार्ज Q और वेट mg लगा हुआ है, अटैच टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L लेंथ है इसकी, अटैच टू ए स्टेशनरी सपोर्ट, यहां से ये अटैच है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर प्लेस किया गया है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, अभी देखते हैं। एज शोन इन द एकम्पनिंग फिगर, इस फिगर के हिसाब से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना भी हुआ है, वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनी है, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रिंग मेक्स ए कांस्टेंट एंगल थीटा, ये थीटा एंगल है, विद द वर्टिकल द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज। तो देखिए, यहां पर ये जो चार्ज है ना, इस पे फोर्स किधर लगेगा, प्लस वाला चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आपको ये एरो से दिख रही है, तो ये फोर्स लग गया Q इंटू E। दिस इज द चार्ज, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये जो चार्ज है ये अगर निगेटिव होता तो फोर्स इधर लगता, तो ये ऐसे एंगल नहीं बनाता, ऐसे एंगल बनाता। बात समझ पा रहे हो, अगर ये एंगल बनाता ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, तो आप कहते कि इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तभी तो ये इधर से इधर खिसका, तभी तो है। तो यहां पर निगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। लेकिन ये भाई साहब तो इधर घूम गए हैं, तो फोर्स तो इधर लग रहा है ना। तो फोर्स इधर लगने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी ये प्लस चार्ज है, तभी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखो तो उसी दिशा में फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखो तो उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। तो ये क्या हो गया, Q इज पॉजिटिव। ये पहले ही बात हम यहां से निकाल पाए हैं। अब ये पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ Q अभी निकाल लेते हैं। यही इसी फोटो का इस्तेमाल करते हैं, देखिए, और यहां पे कुछ मैं फोर्सेस को ब्रेक कर देता हूं। ये जो फोर्स लग रहा है यहां पर, ये लग रहा है टेंशन का फोर्स। अब इस टेंशन के फोर्स का दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक ले लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, एक ले लेते हैं यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वैल्यू हो गई T cos थीटा, और ये T sin थीटा। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर होने चाहिए। तो T sin थीटा की वैल्यू F इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, जो कि QE के बराबर होता है। पहला, वर्टिकल फोर्स कितना है, T cos थीटा ने बैलेंस किया हुआ है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है। देखिए, mg तो हमेशा नीचे ही लगता है, इस वेट को, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg। बढ़िया, इक्वेशन 1 2 चाहो तो नाम दे दो, 1 और 2। अब इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो यहां से क्या वैल्यू मिली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, मैं ये चाहता हूं। और ये हो गया QE अपॉन mg। अब यहां पे टी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई टेन थीटा,
और ये हो गया QE/mg। हमें चाहिए था चार्ज, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, mg/e इंटू टेन थीटा। तो आंसर क्या है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है Q और ऊपर से Q का मैग्नीट्यूड इतने के बराबर है। देख लेते हैं किसके अंदर ये वैल्यू लिखी है, mg/e टेन थीटा, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, आंसर इज बी। तो आंसर यहां क्या हो गया, बी, कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, mg/e इंटू टेन थीटा। इस तरह से देखिए सारे ऐसे सवाल आप करेंगे एकदम मजा आ जाएगा। और ये आपके सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं भाई, तो ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल प्यार से आहिस्ता आहिस्ता एकदम बिना समय बर्बाद किए हुए आपको सिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि इतने प्यार से पढ़ाने पर भी आपका टोटल समय काफी कम लगेगा, क्योंकि फालतू बात नहीं हो रही है और मुद्दे की बात हो रही है और ज्यादा सवाल लगा पाएंगे हम लोग, और कहीं से हड़बड़ी भी नहीं आपको शो हो रही है। बढ़िया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 15वां नंबर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें लिखा है सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length L is placed in an uniform electric field parallel to the axis of the cylinder। ये देखिए एक सिलेंडर ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सेस से पैरेलल है, ये इसकी एक्सेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के पैरेलल, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है, ऐसे बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, यूनिफॉर्म है, तो कोई और आसान हो गया, कोई लफड़ा नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। अब देखिए पैरेलल टू द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाई, टोटल फ्लक्स बताओ। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसका कुछ एरिया ले लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सिलेंडर है, सेम है। यहां पर देखिए इस एरिया वेक्टर की कहानी हमेशा क्लोज सरफेस में बाहर की तरफ रहती है, एरिया वेक्टर आउटसाइड द क्लोज सरफेस, दिस इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसी है, ये दिख ही रहा है, इस डायरेक्शन में है। तो इसे मैं बोल देता हूं सरफेस नंबर 1, इसे कह देता हूं सरफेस नंबर 2 और कर्ल्ड सरफेस को बोल दूंगा सरफेस नंबर 3। तो फ्लक्स 1 कितना रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल है 180 डिग्री, तो ये हो गया माइनस ई ए। आप जानते हैं ई ए कॉस थीटा वैल्यू होती है, ई ए कॉस थीटा। तो ई रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ए और यहां आ गया कॉस 180 डिग्री यानी माइनस ई ए। बात पकड़ में आ गई होगी आपके। यहां पर आ जाइए तो एरिया वेक्टर तो अवे रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स एट सेकेंड सरफेस ई ए कॉस 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा 0 डिग्री। यहां थीटा कितना था, 180 डिग्री। एकदम समझते चलिए, ये वैल्यू हो गई प्लस ई ए। बहुत सुंदर बात। अब तीसरा मैं कलर को बदलने की इच्छा है तो यही ले लेते हैं। यहां पर देखिए तीसरा सरफेस है, यहां पर एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अगर मैं सिलेंडर ले लूं आपको समझाने के लिए, चिपक गया रबर बैंड, ये तो इसके कर्व्ड सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा ना भाई, कहीं भी ले लो ऐसे जाएगा, ऐसे हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो आपने देखा कि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो थीटा इस समय कितना है, 90 डिग्री। तो Q∅3 की बात करें तो ई ए कॉस हर जगह 90 डिग्री आएगा, दैट इज 0। भाई कोई भी सरफेस कर्व सरफेस ले ले। अब नेट फ्लक्स कितना हो गया, तीनों फ्लक्सेस को जोड़ दिया जाए तो आप बड़े आसानी से समझ चुके हैं। एक रहा पहले वाला माइनस ई ए, दूसरा प्लस ई ए और तीसरा तो 0 था ही, यानी आंसर हो गया 0। मैंने एक एक स्टेप आपको समझा मारा है, आंसर हो जाता है ए 0।
एक्सप्लेन डायग्राम करके कि आपको एकदम गुंजाइश नहीं है कंफ्यूजन की, थोड़ा भी ध्यान दे देंगे तो इतना मक्खन की तरह एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था जो हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लाता हूं, तो इसको आप नोट कर पाए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हमको ले जाता है और देखते हैं इस सवाल में क्या है। लिखा है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए सही स्टेटमेंट बताइए। ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गलत है। कोई भी क्लोज सरफेस आप लेते हैं, अगर यहाँ Q1 Q2 है और Q3 बाहर है, तो फ्लक्स के लिए इनसाइड की बात करते हैं। केवल Q1 प्लस Q2 ही रिस्पॉन्सिबल होता है, Q3 फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये गलत है पहला वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये भी गलत है। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए। आपको सरफेस का डिजाइन नहीं बताया था गॉस ने, ठीक। नंबर 3, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो आप संभाल ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ का एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, एक ही बचा, यही सही होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। आंसर डी इज करेक्ट। ये कहने का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लें और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, देख रहे हैं, कहीं E1 है, कहीं E2 है, कहीं E3 है, सिमेट्री मिल ही नहीं रही है, तो यहां पर आप गॉस लॉ लगा नहीं पाएंगे। नंबर 3 की सिचुएशन है। और अगर सिमेट्री बन जाए, जैसे कि आप समझते हैं मान लो स्फीयर है, चार्ज आपने Q रखा है, तो हर जगह आप देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी सेम, डायरेक्शन भले अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड इज सेम, इसलिए यहां पर आप गॉस लॉ लगा पा रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, गॉसियन सरफेस कॉन्टिन्यूअस हो एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, इसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो इसके लिए एप्लीकेबल, इसके लिए नहीं एप्लीकेबल। चारों हिस्से मैंने आपको समझा, हमारे पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लेके आता हूं, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहां लिखा 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। ये कोई ऐसे शीट हैं दो, एक पे प्लस है सिग्मा तो एक पर उसी का माइनस सिग्मा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसके शीट नंबर 1 शीट नंबर 2 कह दूं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? प्लस वाले से बनता है अवे, माइनस वाले से बनता है माइनस की तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जोड़ दिया जाए तो एक से बनने वाला कितना होता है? E1 लेता हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पैरेलल शीट से बनता है। E2 इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दीजिए। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इन बिटवीन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ोगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ले लीजिए, यहां पे ले लेते हैं, तो E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू थी 26.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से आपका आंसर है डी। इस तरह से ये सवाल आप प्यार से कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे की बातचीत करेंगे हम लोग। ये सवाल भी पॉज करके आप नोट कर पाएंगे जो आपने नोट कर लिया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पलर के भी कुछ सवाल मैं आपको कराता हूं, सारा ही करा दूंगा। तो लिखा है इन फिगर, मैं कलर को थोड़ा सा ले लेता हूं रेड टाइप का। इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। ये Q2 और Q3 y एक्सिस पे फिक्स्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सर्ट इन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन द चार्ज Q1। इस पर जो नेट इन दोनों का जो असर है वो पॉजिटिव x की दिशा में है।
तो देखिए अगर ये पॉजिटिव x की दिशा में है तो ये Q1 चार्ज निगेटिव होना चाहिए। क्यों? देखिए मैं दिखाता हूं आपको, कलर बदल लूं। अगर आप यहां पर प्लस Q2 रखे हुए हो और यहां पर प्लस Q1 हो, और यहां अगर मैं इसको प्लस चार्ज ले लूं, क्या नाम लिखा है? प्लस Q1। अच्छा, यहां नाम कुछ Q2 Q3 है, इसको Q1 कह दो, तो प्लस प्लस में रिपल्शन इधर हो जाएगा फोर्स, और इसको F1 कह देते हैं, और इसका जो फोर्स होगा वो इधर हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, इधर तो नहीं आने वाला। इधर कब आएगा? जब निगेटिव चार्जेस हों, मतलब अगर ये निगेटिव हो, ये निगेटिव है तो ये प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। इसलिए पहला क्लू हमें ये खट से निकाल लेना है कि ये जो चार्ज है जो मैंने आपको समझाया अभी, दिस मस्ट बी नेगेटिव। ये नहीं समझेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आगे अब लिखा हुआ है इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q ये इज एडेड x, 0 द फोर्स ऑन Q1 वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या किधर होगा? तो अगर ये निगेटिव चार्ज है, देखिए तो एक फोर्स तो निगेटिव ऑलरेडी लग रहा था, ये प्लस वाला आपने रखा है, तो प्लस तो निगेटिव वाले को अपनी तरफ और खींचता है, तो दिस फोर्स विल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ और खींचेगा, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसके हिसाब से आंसर विल बी ए। क्यों? शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप समझ गए, पूरा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल सवाल है, और अगर आप ये पकड़ नहीं पाए निगेटिव वाली बात तो सवाल गोल गोल घूमेगा ये। आप इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मजेदार। अगला सवाल करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। इसको भी समझते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट। ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है जो नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके पास में लाया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कौन सा बेस्ट डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब मैं यहां समझाऊं जरा सा आपको, पहले किसी भी शेल के पास में, शेल या क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास में अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो यहां हो जाएगा ड्यू टू पोलैरिटी इंडक्शन, प्लस की वजह से माइनस वाले इधर चार्ज पोलराइज्ड हो जाएंगे और प्लस वाले दूर हो जाएंगे ऐसे। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो निकलेंगी, वो हमेशा जो निकलती हैं वो इस तरह निकलती हैं कि सरफेस पे नॉर्मली एंट्री करें। नॉर्मल का मतलब रेडियस अगर बनाओ तो रेडियस के अलोंग चली जाए। आप देख पा रहे हैं क्या? ऐसे, और इधर पॉजिटिव बना है तो इधर इसी तरीके से निकल जाए, और फिर यहां से जो चार्जेस हैं प्लस, तो इससे फिर आप निकालें तो नॉर्मली एंट्री करते हुए ऐसे ये बढ़ जाए आगे। इस तरह से डायग्राम बनना चाहिए। ये डायग्राम पहला वाला जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये देखिए सारी चीज ये नॉर्मली एंट्री कर रहा है और यहां पर रेज बाहर जा रही है। नंबर 2 बात करें तो ये गलत है। यहां देखिए, यहां पर जो मैं रेड कलर लेता हूं, यहां पर जो साइन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, ये गलत है। इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि प्लस वाले से दूर जाएंगी। तीसरे में जो लाइन है वो सीधे है, ये नॉर्मली एंट्री नहीं कर रही हैं। ये देखिए खट खट जा रही है, ये नॉर्मली नहीं है, 90 डिग्री नहीं बना रही, नॉर्मली एंट्री होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और नंबर 5 की बात करें तो ये प्लस वाले में तो एरो ही ऐसे बना है, विच इज रॉन्ग। इस तरह से ये डायग्राम बनना चाहिए। आंसर इज ए, यानी आपका ये वाला ए वाला फिगर ए इज द करेक्ट वन। मैंने पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो इस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 20वां नंबर सवाल था। चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। ये आ गए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस,
ये चार अगड़म बगड़म सरफेसेस हैं, कोई स्फेरिकल टाइप की है, कोई ओवल है, कोई अजीब सी है। इसमें फ्लक्स किसमें कितना रहेगा, इसमें लिखा है कि फिगर 4 में लार्जेस्ट है, फिगर 3 में लीस्ट है, मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम है। देखिए आप इसमें चारों में फ्लक्स सेम रहने वाला है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट था ना, जो गॉस लॉ बता गए थे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें सरफेस कैसी भी हो, सरफेस आड़ी हो, तिरछी हो, गोला हो, अगर Q इनसाइड और अंदर का परमिटिविटी सेम है तो फ्लक्स विल बी सेम। तो फ्लक्स इन चारों केसेस में इक्वल रहने वाला है। शेप मैटर नहीं करता, क्लोज सरफेस होनी चाहिए और इसके अंदर नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी सेम। इसलिए आंसर इज डी, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। मेरे ख्याल से लॉजिक आप समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं और इसका 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ये भी काफ़ी बड़ा सा सवाल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आप लोड ना लीजिए। तो मैं यहाँ पर प्यार से समझाऊंगा, बिल्कुल। 5 चार्जेस, ये देखिए फिगर में 5 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस बना रखी है अंदर, आर फिक्स्ड एट देयर पोजिशन एज शोन इन द फिगर। समझ में आ गई बात। S इज द गॉसियन सरफेस। द गॉस लॉ इज गिवन बाई दिस वन। गॉस लॉ का फॉर्मूला हमको पता ही है, मैं एक बार और लिख देता हूं, यहां पर इस कलर से दिखेगा काम, तो ऐसे लिख देता हूं। क्लोज सरफेस के लिए लगा दिया, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट है, ये 4 स्टेटमेंट में पहचानना है। पहला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इधर लिखी है, ये ऑन ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5 एंड Q3। Q1, Q5 और Q3 से कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा बोल रहे हैं। और while Q on RHS, ये जो Q on RHS है, will have a contributions of Q2 and Q4। ये गलत लिखा हुआ है। देखिए ये सेकंड वाला पॉइंट तो सही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में Q इनसाइड में Q2, Q4 का कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन जो LHS में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर कंट्रीब्यूशन में सारे चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, चाहे वो गॉसियन सरफेस के बाहर हो। All charger will be responsible for electric field at LHS side, left hand side, चाहे वो गॉसियन के अंदर हो चाहे गॉसियन के बाहर हो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है मैंने बताया। E के लिए सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज। अगली पॉइंट को पढ़ते हैं। E on the LHS of the above equation will have a contribution from all the charges। सही बात है, आगे देखते हैं। While Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंट्रीब्यूशन ऑल चार्जेस का होता है, और ये जैसा मैंने लिखा है इनसाइड और नेट चार्ज का रहता है। यही बात यहां लिखी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। खैर मैं सी और डी भी पढ़ के आपको समझा देता हूं। आंसर इसका सिंगल करेक्ट में बी आ चुका है। सी में क्या है, E on the LHS of the above equation, ये जो E है will have a contribution from all the charges, ठीक बात है। while Q on the RHS will have a contribution from Q1, Q3 and Q5। Q1 बाहर वाला है, गलत। फ्लक्स के लिए अंदर वाला चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केवल बाहर वाले नहीं होते। फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सब। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नंबर डी पढ़ लीजिए। बोथ E on the LHS and Q on the RHS will have a contribution from Q2, Q4 only। गलत है, आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारे चार्जर रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर दिया डिटेल तरीके से, आप इसको पकड़ लीजिए। अगली बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है। इसको आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, और ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोला है, फिगर shows electric field lines in which an electric dipole P is placed।
कलर को करेंगे रेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक डायपोल रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर डेंसर है और ये यहां पर रेयरर है। तो यहां पर ये डेंसर लाइंस हैं और यहां पर रेयरर है, तो ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात समझते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि डेंसर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी है, ये फोर्स F1 बड़ा होगा F2 के फोर्स से। F2 किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस वाला चार्ज है। अब ये देखिए F1 इज ग्रेटर देन F2, यहां लिख देता हूं, F1 इज ग्रेटर देन F2। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये 1 पॉइंट कह देते हैं इसको 2, एट 1 इज ग्रेटर देन E एट 2, क्योंकि डेंसर है यहां पर। अब इसका मतलब क्या है कि F1 माइनस F2 करोगे तो नेट इसका इलेक्ट्रिक फोर्स किधर मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड। नेट फोर्स ऑन लेफ्ट साइड, यही बात लिखी थी। देखिए ये कलर को मैं लेता हूं दूसरे तरीके से। द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये रॉन्ग है, फोर्स तो लगी रहा है। F1 F2 मैंने समझाया। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी गलत है, टुवर्ड्स लेफ्ट निकल रहा है। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर ज्यादा है, 2 पर कम है। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड, बात ही गलत लिखी हुई है। तो आप समझ पाए, पूरी चीज एक्सप्लेन मैंने कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हम लोग। अब इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं। लिखा है पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at a distance d from an isolated conducting plane। ये एक isolated conducting plane है और यहां पर आपने एक चार्ज प्लस Q लेके बैठ गए। द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड, इस तरफ किसी पॉइंट P पर अदर साइड प्लेन वो कैसे रहेगी? तो देखिए यहां पर जब आप इसको प्लस Q चार्ज लेते हैं तो अगेन इंडक्शन की वजह से यहां बन जाएगा माइनस की पोलैरिटी और यहां बन जाएगी इस तरफ प्लस की। ऐसे समझते रहिएगा। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इस तरीके से जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हैं आपको, और यहां से तो ये दिशाओं में ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहां पढ़ने के बाद आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया, प्लस से निकला माइनस में। यहां प्लस से जब निकलेगा तो यहां कोई चार्ज तो है नहीं, ये प्लेन रूप में जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस रखी थी, ये dV का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डी लिख दीजिए, यहां पर P आपने लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? देखिए आंसर हो गया पहला वाला। क्यों? क्योंकि आपको जो बातें बताई हैं उससे ये मैच कर रहा है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन। मैंने खैर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ही दी हैं, सब कुछ तो दिख ही रहा है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, इस तरफ प्लस है का इस तरफ होने का सवाल ही नहीं है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज नहीं होगा। डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स, ये भी नहीं होगा। तो आप ये समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने के बाद तो एवरीथिंग इज क्लियर। अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, पॉज करें, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे आज के फाइनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सवाल है। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, कई बच्चे इस सवाल को समझ नहीं पाते, ध्यान से समझिएगा। ए हेमीस्फीयर, आधा ठोस गोला, इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ये हेमीस्फीयर है, मैं उल्टा बना देना चाहूंगा, ऐसे समझ लीजिए, हेमीस्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको चार्ज दे रखे हो आप, यूनिफॉर्मली चार्ज वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर, ये डायमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, मान लो यहां कहीं लेना चाहते हो अलग, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे, ये सेंटर है और इससे अवे फ्रॉम सेंटर इस पॉइंट P पर ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेना चाहते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा ये बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई हम कंडक्टर ले ले पूरा गोला, ये तो हेमी स्फीयर था, तो हेमी ये अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस कंडक्टिंग स्फीयर पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहीं भी, वो इनसाइड द विल बी जीरो। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। अब सपोज करिए कि यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये मानूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है इस तरीके से, इस डायमीटर से E1, वाइट कलर बना लेना था हमको, इसको मैं E1 लिख देता हूं, और यहां पर सेंटर पर तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स E रहता ही है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर एंड अवे प्लस है तो प्लस चार्ज लेके चल रहे हैं, ये E1 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी का काउंटर पार्ट हम सोचते हैं कि एक गोला हम लेते हैं सिमेट्रिकली, इसी का उल्टा ऐसे, तो अगर ये E1 इस पॉइंट पर P है तो यही पॉइंट P ले लो, इसमें कैसा रिजल्ट रहेगा, E2 इसी डायरेक्शन से, E1 इधर है तो ये E2 इधर आ जाएगा। अगर हम इंक्लाइन ले लें तो इस गोले को मिला दें, अगर ये पूरा गोला बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, यानी E1 E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, सिमेट्रिक गोले हैं। अब यहां पर ये E1 E2 बनाया जाए तो ये पॉइंट मैंने P लिया है, एक वैल्यू इसकी E1 बना दिया ऐसे नीचे, और E2 को बना दिया हमने ऐसे, इसी दोनों को, इसका रिजल्टेंट जीरो चाहिए क्योंकि पूरा गोला कंप्लीट करते ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो मैं इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूं साहब, ये देखिए दो कंपोनेंट E2 के, E2 परपेंडिकुलर, E2 पैरेलल कह लीजिए। इसी तरह E1 के ले लो दो कंपोनेंट, एक इधर E1 परपेंडिकुलर, E1 पैरेलल। तो अगर ये नलीफाई एक दूसरे को करना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट हमारा, ये जो थीटा वाला कंपोनेंट दिख रहा है, ये खत्म होना चाहिए। भाई ये नहीं होगा तभी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो कैंसिल कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं, इसका मतलब ये जो थीटा है ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, केवल इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए जिससे E2 और E1 एक दूसरे को कैंसिल कर पाएं, क्योंकि अगर ये इंक्लाइंड हुआ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल जाएगा, और इस समय दोनों जुड़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा और हमको पता है कि पूरा गोला बनाने पर जीरो होना चाहिए, तो वो चीज हो ही नहीं पाएगी। तो इससे क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो मिलेगा परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। यह बात हमें समझनी चाहिए, और इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आंसर ए। बात समझ में आई होगी, यानी यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इस तरीके से मिलने वाला है। नेट जो मैंने आपको समझाया इसको भी आप नोट कर लीजिए। पूरी कहानी एमसीक्यू का ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां खत्म होता है, तो उसको नोट करें आप। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे बेटा, और चीज़ें आगे बढ़ाने से पहले याद दिलाऊंगा, दो स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के सॉल्व पेपर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज फुली सॉल्व 12th PCM जस्ट 299 में तीनों सब्जेक्ट या PCB ले सकते हैं, और ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक सुपर डुपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, सारे तरह के क्वेश्चंस MCQ, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, और 699 में चारों सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। इजी फिजिक्स का इजी एक्सप्लेनेशन के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, और इसका PDF अगर आपको लेना है तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ऑल वीडियो लाइब्रेरी का, क्लिक करके बाकी वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।